दोस्तों ये स्टोरी का 95 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। दिव्यांश और शिवाय शौर्य तीनों ही एक घर के बाहर खड़े हुए थे। वह घर किसी और का नहीं, रीना महेश्वरी का था। शिवाय रीना महेश्वरी को खरीदने आया था। हालांकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि शायद ही रीना महेश्वरी इस ऑफर के लिए तैयार हो, फिर भी ट्राई तो उसे करना ही था। तीनों ही घर के बाहर खड़े थे और तभी शौर्य बोला, वैसे तुम दोनों भी हैंडल कर लेते, मुझे लेकर क्यों आए? दिव्यांश बोला, क्योंकि तू ज्यादा हैंडसम है ना। शौर्य ने जैसे ही दिव्यांश के मुंह से यह बात सुनी, उसने हैरानी से पलट कर दिव्यांश को देखा और अगले ही पल उसने सामने देखा जहां शिवाय घर के अंदर जा रहा था। उसका एक हाथ लोहे के गेट के बड़े से गेट पर था जिसे शायद वह खोलना चाहता था। शिवाय उसे पूरी तरीके से खोलता उससे पहले ही शौर्य जल्दी से उसके पास आया और उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर गुस्से में बोला, तू मुझे क्यों लेकर आया? शिवाय हैरानी से शौर्य को देख रहा था और शौर्य ने फिर से गुस्से में कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? शिवाय बोला, क्यों लेकर आया हूँ मतलब? अरे रीना महेश्वरी से डील करनी है ना, कि वह केस हार जाए। शौर्य बोला, तो यह तो तुम दोनों भाई अपने आप ही कर सकते थे, मुझे लेकर क्यों आए हो? शिवाय ने दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। शिवाय ने फिर शौर्य को देखकर कहा, अरे बस ले आए तुझे ताकि तू भी हमारे साथ शामिल हो जाए। शौर्य बोला, मुझे गुस्सा मत दिला, सही सही बता मुझे क्यों लेकर आया है, क्या इरादा है तेरा? शिवाय ने हैरानी से कहा, अरे मेरा क्या इरादा होगा, बस इसलिए तुझे लेकर आ गया था कि रीना महेश्वरी को पता चल जाए कि तू हमारे साथ ही है। मतलब हम तो आ रहे थे, तू भी आ गया, इसमें क्या ही है, कौन सी बड़ी बात हो गई? इतना कहकर शिवाय फिर से अंदर जाने लगा तो शौर्य ने चिल्लाते हुए गुस्से में कहा, इस बार मैं तेरी कोई उल्टी सीधी डिमांड पूरी नहीं करूंगा। पिछली बार तूने मुझे डेजी को भेज दिया था। यह सुनकर शिवाय के कदम रुक गए, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अब तो वह शौर्य को छोड़ने वाला था। उसने पलट कर शौर्य को देखा और एकदम सीरियस होकर बोला, यार तू ऐसी बातें मत बोल, मुझे नहीं पता था कि मुझे सच पता चल जाएगा। मतलब रीना महेश्वरी का कल रात फोन आया था और वह मुझसे कह रही थी कि अगर मुझे उसके साथ डील करनी है तो उसे एक रात को सॉरी चाहिए। सॉरी आंखें फाड़े शिवाय को देख रहा था, उसने अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतने में शिवाय ने फिर से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए मासूम बनकर कहा, मैंने उसे बहुत मना किया कि मेरा साला ऐसा नहीं है, वह बहुत अच्छा है और गलती से अगर सांझ को यह सब पता चल गया तो शौर्य के साथ साथ मेरी और दिव्यांश की भी पिटाई हो जाएगी। लेकिन रीना महेश्वरी मानी ही नहीं, शायद अनमैरिड है, समझ रहा है ना तू? पर तू तो वैसे भी इतना हैंडसम है। शौर्य खुद को देखा है कभी मिरर में? कौन कहेगा कि तू सार्थक का बाप है, सार्थक का बड़ा भाई लगता है। शौर्य तो आंखें फाड़े शिवाय को देख रहा था। उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि शिवाय का मुंह ही तोड़ दे। अगले ही पल उसने उंगली दिखाकर सुलगती हुई आंखों से कहा, अगर ऐसी कोई डील है ना तो मुझे नहीं करनी कोई डील, मुझे नहीं लड़ना तुम्हारा केस, मैं जा रहा हूँ। तेरे पास तो बहुत पैसे है ना, देश के नंबर 1 लॉयर को हायर कर ले। सालों मेरी इज्जत नहीं है क्या? कोई जब देखो मेरी इज्जत दांव पर लगाते रहते हो, मैं नहीं लड़ने वाला यह केस। इतना कहकर सौरी जाने लगा। सौरी गाड़ी तक ही पहुंचा था कि दिव्यांश और शिवाय और जोर से हंसने लगे। सौरी ने अगले ही पल मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली और उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वह समझ गया था कि दोनों भाई मिलकर उसकी फिरकी ले रहे हैं। शौर्य ने पलटकर दोनों भाइयों को देखा जो अब भी जोर जोर से हंस रहे थे। शौर्य बोला, शर्म नहीं आती? दोनों ने नाम ही गर्दन हिला दी। शौर्य ने कहा, आज अगर मेरे साथ कुछ हो जाता ना, मैं जिंदगी भर तुम दोनों को माफ नहीं करता, और तो और चाचू से शिकायत लगाता। वह अलग, पिछली बार तो मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया था, इस बार नहीं करता। और इस बार मैं अकेला नहीं था, मेरा बेटा और मेरा छोटा भाई वेदांत तुम दोनों की बैंड बजाते। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि उन दोनों का तो हंस हंस कर बुरा हाल था। वहीं अपने घर की बालकनी में खड़ी हुई रीना महेश्वरी तीनों को देख रही थी। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वह नहीं चाहती थी कि वह तीनों उसके साथ मीटिंग करे, लेकिन शिवाय ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी, जिस वजह से रीना महेश्वरी तीनों के साथ मीटिंग करने के लिए तैयार हो गई थी। वहीं सौरी ने गुस्से में शिवाय की बाजू पर मार कर कहा, चल अंदर चल, कहीं ऐसा ना हो वह मेरी जगह तुझे मांग ले। यह सुनते ही शिवाय एकदम से शांत हो गया और बोला, शुभ शुभ बोल यार, अब इस उम्र में यह सब करेंगे? सौरी ने कहा, अरे हम बहुत शरीफ हैं, जब उम्र थी तभी कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे? इतना कहकर सौरी घर के अंदर चला गया
और पीछे पीछे दोनों भाई भी चले गए। अगले 10 मिनट में वह तीनों सिटिंग एरिया में बैठे हुए रीना महेश्वरी के बंगले को निहार रहे थे। इसमें दो राय नहीं था कि बहुत खूबसूरत बंगला था। रीना महेश्वरी का तीनों ही सिटिंग एरिया में बैठे हुए सीढ़ियों की तरफ देखने लगे, जहां से रीना महेश्वरी अपनी साड़ी संभालती हुई आ रही थी। थोड़ी देर बाद वह आकर उन तीनों के सामने सोफे पर पैर पसार कर बैठ गई। तीनों ही रीना महेश्वरी को देख रहे थे। रीना महेश्वरी की उम्र ज्यादा नहीं थी, लगभग 40 के आसपास होगी, इसलिए काफी आकर्षक व्यक्तित्व था उसका। रीना महेश्वरी ने शिवाय को देखकर कहा, कहिए मिस्टर रघुवंशी, मुझसे क्यों मिलना हुआ? शिवाय बोला, घुमा फिराकर बात करना हमें नहीं आता, साफ साफ बात करते हैं। तुम अपनी कीमत बोलो, तुम जो बोलोगी मैं उतने ही पैसे दूंगा, लेकिन इस केस को हार जाओ। रीना महेश्वरी ने गुस्से में शिवाय को देखा और फिर दिव्यांश बोला, मुझे देखने से क्या होगा, मेरा भी सेम ऑफर है, और अब सॉरी को मत देखना, यह भी सेम ऑफर लेकर ही आया है। देखो, हमारी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, लेकिन जिस लड़के को तुम लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हो वह हमारे घर का दामाद बनने वाला है, तो बेहतर होगा कि तुम इस केस को हार जाओ। मिस्टर रेड्डी ने तुम्हें जितने पैसे दिए हैं हम उससे ज्यादा पैसे देंगे, लेकिन तुम्हें हारना थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से होगा। रीना महेश्वरी कुछ नहीं बोली, बस उन तीनों को देखती रही। इतने में सॉरी ने कहा, देखो तुम्हारे फायदे की ही बात करने आए हैं, तुमने तो मिस्टर रेड्डी से पैसे ले ही लिए होंगे और हम भी पैसे दे देंगे, तुम्हारा तो डबल फायदा है, बस तुम प्रोफेशनल तरीके से केस हार जाओ। रीना महेश्वरी ने शौर्य को देखा। शौर्य बोला, मेरी तरफ क्या देख रही हो, तुम्हारे फायदे की तो बातें कर रहे हैं। तुमने तो मिस्टर रेड्डी से पैसे ले लिए होंगे और हम भी पैसे दे देंगे, तुम्हारा तो डबल फायदा है, बस तुम प्रोफेशनल तरीके से केस हार जाओ। रीना महेश्वरी ने शौर्य को देखा। शौर्य बोला, मेरी तरफ क्या देख रही हो, तुम्हारे फायदे की तो बातें कर रहे हैं, तुमने रेड्डी से पैसे खाए होंगे, जितने तुम्हें रेड्डी ने पैसे दिए हम उससे दुगना तुम्हें दे रहे हैं। तुम बस इस केस को प्रोफेशनल तरीके से हार जाओ ताकि रेड्डी को तुम पर शक ना हो। जहां तक मुझे लगता है रेड्डी थोड़ा खतरनाक इंसान है। और तभी दिव्यांश ने शिवाय के हाथ पर हाथ मार कर कहा, अबे थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा खतरनाक है। खैर वह अब छोड़ो, या तो रेड्डी को संभाल लेगी। इतना कहकर तीनों ने फिर से रीना की तरफ देखा, लेकिन रीना महेश्वरी ने एक शब्द नहीं कहा। इतने में शिवाय ने धीरे से दिव्यांश के कान में कहा, या बहरी है क्या, इसे सुनाई नहीं देता, या इसे हिंदी नहीं आती? दिव्यांश ने भी धीरे से शिवाय के कान में कहा, अरे केस तो हिंदी में ही लड़ रही थी और बहरी भी नहीं है, पर यह बोल क्यों नहीं रही? इतने में शौर्य ने दिव्यांश के कान में कहा, यह बोल क्यों नहीं रही है, वह तो चपड़ चपड़ जुबान चला रही थी, अब इसकी जुबान पर क्या लकवा मार गया, या इसे पैसे कम लग रहे हैं? ऐसे इसे कितने पैसे चाहिए? रेड्डी ने जितने दिए होंगे जो यह बोल नहीं रही। वह तीनों आपस में ही खुसुर फुसुर कर रहे थे, तो आखिरकार रीना महेश्वरी ने कहा, तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ? तीनों एक साथ बोले, रीना महेश्वरी। रीना बोली, मैं रीना महेश्वरी नहीं, रीना महेश्वरी रेड्डी हूँ। यह सुनकर तीनों की आंखें हैरानी से फैल गई। तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शौर्य अपने सिर को खुजलाने लगा और शिवाय ने जल्दी से अपना फोन निकाला और उसमें कुछ सर्च करने लगा। इतने में दिव्यांश रीना महेश्वरी को देखकर बोला, तुम रेड्डी की पत्नी हो? रीना ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, यस, मैं रीना महेश्वरी रेड्डी की दूसरी बीवी हूँ। यह सुनकर तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तीनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। शिवाय बोला, दूसरी बीबी, और वह भी रेड्डी की? अरे कहाँ तुम इतनी खूबसूरत कमसिन जवान, और कहाँ वह बूढ़ा, तुम्हें सारी दुनिया में वह बूढ़ा ही मिला था? नहीं, मेरे कहने का मतलब है राजस्थान आओ, तुम्हें एक से एक खूबसूरत आदमियों से मिलवाते हैं। यह क्या, तुमने तो अपनी आधी जिंदगी उस बूढ़े के लिए समर्पित कर दी? हे भगवान, मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है। केस हो गया साइड में, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम उस बूढ़े के जाल में फंसी कैसे? रीना महेश्वरी गुस्से में शिवाय को देख रही थी। इतने में दिव्यांश बोला, अरे गुस्से में मत देखो, हमें रात को नींद नहीं आएगी, इतनी जवान खूबसूरत औरत उस बूढ़े के चक्कर में फंस गई। मतलब यार क्या बोलूं मैं, सॉरी तू कुछ बोलना। इतना कहकर उसने सौर्य को देखा तो सौर्य अब भी हैरानी से रीना महेश्वरी को देख रहा था। सौर्य बोला, बताओ ना, तुम उस बूढ़े के चक्कर में कैसे फंस गई? मतलब तुम चाहो तो अभी भी तलाक लेकर किसी से भी शादी कर सकती हो। यह सुनकर रीना महेश्वरी ने शिवाय को देखकर कहा, मैं अगर सच में रेड्डी से तलाक ले लूं तो क्या तुम मेरी शादी किसी हैंडसम आदमी से करवा दोगे? तीनों ने एक साथ में हाँ गर्दन हिलाई, लेकिन तभी दिव्यांश बोला, शादी तो हम आपकी करा देंगे और बहुत हैंडसम आदमी से करवा देंगे, लेकिन यह समझ नहीं आता
कि क्या उनकी पहली पत्नी को आपके बारे में कोई ऐतराज नहीं हुआ? रीना माहेश्वरी बोली, उनकी पहली पत्नी को पता ही नहीं है कि मैं मिस्टर रेड्डी की बीवी हूँ। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। तीनों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तीनों की शक्ल देखकर रीना माहेश्वरी ने कहा, कुछ पिएंगे? तीनों ने ना में गर्दन हिला दी। रीना माहेश्वरी सिटिंग एरिया से उठी और किचन की ओर गई और वहां से एक गिलास पानी लेकर आई। उसने उस पानी को एक एक घूंट करके पी लिया। तीनों आंखें फाड़े रीना माहेश्वरी को ही देख रहे थे और रीना माहेश्वरी शिवाय को देख रही थी। रीना माहेश्वरी बोली, 20 साल पहले मिस्टर रेड्डी इतने बुरे नहीं थे। उस वक्त तो बहुत हैंडसम थे। यह तो उम्र का तकाजा है जो अब वो ऐसे दिखने लगे, वरना यकीन मानिए बहुत हैंडसम थे मिस्टर रेड्डी। और रही बात उनकी दूसरी बीवी होने की, तो उस वक्त मुझे मिस्टर रेड्डी ने संभाला। बहुत गरीब थी मैं, इसलिए उन्होंने मुझे सहारा दिया, दोनों तरीकों से, फाइनेंशियल भी और फिजिकल भी। मुझे भी उस वक्त मिस्टर रेड्डी से बहुत प्यार था, इसलिए मैं उनके प्यार में बहती चली गई। धीरे धीरे मैं लॉयर बन गई और उन्हीं के लिए केस लड़ने लगी। अब मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अब तुम तीनों ने कहा है कि तुम तीनों मेरी शादी हैंडसम आदमी से करा दोगे, तो मैं सोचने पर मजबूर हो रही हूँ। तीनों ही एक दूसरे को देखने लगे। तीनों ही यह समझ गए थे कि उन्होंने फ्लो फ्लो में बोल तो दिया कि वह हैंडसम आदमी से शादी करा देंगे, लेकिन हैंडसम आदमी लाएंगे कहाँ से? और तभी सिवाय बोला, देखिए, हैंडसम आदमी ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है। कितनी सारी वेबसाइट हैं, आप उस पर अपना प्रोफाइल डालिए, फिर देखिए आपको कितने सारे ऑफर आते हैं। रीना माहेश्वरी ने सिवाय को देखकर कहा, लेकिन मुझे उन सब में इंटरेस्ट नहीं है। और तभी शौर्य बोला, तो किस में इंटरेस्ट है? रीना माहेश्वरी सिवाय को ही देख रही थी। वह शौर्य को देखकर बोली, मुझे तो मिस्टर शिवाय रघुवंशी में इंटरेस्ट है। यह सुनकर शिवाय के तो चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। दिव्यांश और शौर्य जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और तभी शौर्य ने चुटकी लेते हुए कहा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। यह सुनते ही शिवाय ने अपने सुन्न चेहरे की हल्की सी गर्दन घुमाकर शौर्य को देखा, तो शौर्य ने उसे मुस्कुराकर देखा, जैसे ना जाने कितने जन्मों का बदला आज पूरा होने वाला था। शिवाय ने फिर हैरानी से रीना माहेश्वरी को देखा, तो रीना माहेश्वरी बहुत ही मोहब्बत से शिवाय को देख रही थी। शिवाय ने अपना सलाइवा गटका और हाथ जोड़कर बोला, बहन जी, मैं शादीशुदा हूँ। यह सुनकर रीना माहेश्वरी हंसने लगी। वहीं दिव्यांश और शौर्य भी अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। रीना माहेश्वरी ने हंसकर कहा, शादीशुदा तो मैं भी हूँ, और मुझे कौन सा तुम्हारे साथ घर बसाना है। वैसे अगर तुम मेरे साथ घर बसाना चाहते हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं रेड्डी को तलाक देने के लिए तैयार हूँ। तुम अपनी बीवी को तलाक दे देना और फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। रीना की यह बात सुनकर शिवाय को तो लगभग मिनी हार्ट अटैक आ रहा था। शिवाय ने अपना एक हाथ अपने सीने पर रखा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह रीना माहेश्वरी को क्या जवाब दे। रीना माहेश्वरी की नजरें बस शिवाय पर ही टिकी हुई थी, और टिकती भी कैसे ना। शिवाय कभी कहीं से भी 50 साल का लगता ही नहीं था। ऐसा लगता था कि मुश्किल से 35-36 साल का होगा। शिवाय अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देता था। अपनी वह तो आर्या की फिटनेस पर भी पूरा ध्यान देता था। उसे भी उल्टी सीधी चीजें खाने नहीं देता था। शिवाय को इस हालत में देखकर दिव्यांश और शौर्य जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। शिवाय ने हल्का सा गर्दन घुमाकर अपने भाई और साले को देखा, तो शौर्य आग में घी का काम करते हुए बोला, अब क्या करना है शिवाय, बता। मुझे तो लगता है तुझे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आखिर तूने रीना माहेश्वरी जी से कहा है कि तू उनकी शादी एक अच्छे और हैंडसम आदमी से करा देगा, और पूरे राजस्थान में तुझसे ज्यादा हैंडसम कोई नहीं है। शिवाय हैरानी से शौर्य को देख रहा था। फिर वह दांत पीसते हुए बोला, अपनी बहन का घर तोड़वाना चाहता है तू? चाहता है मैं आर्या को डिवोर्स दे दूं? शौर्य बोला, नहीं नहीं, मैंने कब कहा कि तुम आर्या को डिवोर्स दे दो। मैं बस यह कह रहा हूँ कि तुम्हें रीना माहेश्वरी के बारे में सोचना चाहिए। कहाँ रीना माहेश्वरी और कहाँ आर्या। और रही बात आर्या की, जब आर्या तुम पर चिल्लाएगी, तुम्हें मारेगी, तो मैं आर्या को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल तो हमें इस कंडीशन से निकलना चाहिए। तो बताओ तुमने क्या सोचा है रीना माहेश्वरी के ऑफर के बारे में? वहीं दिव्यांश वह तो हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पाया। यह सुनते ही जोर जोर से हंसने लगा। वह इतना हंस रहा था कि सोफे पर गिरने को हो गया, लेकिन उसकी हंसी कंट्रोल नहीं हुई। सिवाय गुस्से में दिव्यांश को देख रहा था। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह तो दिव्यांश की तरफ एक कदम बढ़ा। दिव्यांश जल्दी से उठकर सोफे के पीछे चला गया और हंसते हुए बोला, यार पता नहीं क्यों इतनी हंसी आ रही है, वैसे रीना माहेश्वरी है बहुत खूबसूरत। इतना कहकर उसने रीना माहेश्वरी को देखा, तो रीना माहेश्वरी को खुद की खूबसूरती पर थोड़ा सा घमंड हुआ।
वहीं शिवाय ने गुस्से में शौर्य को देखा और बोला, आर्या मुझे बाद में मारेगी लेकिन तेरी बैंड ज्यादा बजाएगी। जाकर कह दूंगा आर्या से कि तेरा भाई तेरा ही घर छुड़वाने पर उतारू है। शौर्य बोला, अरे मैं क्यों छुड़वाऊंगा भाई, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है वह तूने और रीना महेश्वरी ने किया है। यह सुनकर तो शिवाय की आंखें हैरानी से फैल गई। वह गुस्से में बोला, मैंने और रीना महेश्वरी ने क्या कर लिया? सॉरी बोला, लेकिन मैं तो अब आर्या से जाकर यही कहूंगा ना कि तेरे और रीना महेश्वरी के बीच में कुछ चल रहा था। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहूंगा, ऐसे तो वह समझ जाएगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं यह कहूंगा कि रीना महेश्वरी ने तुझे ऑफर दिया और तूने एक्सेप्ट भी कर लिया। शिवाय बच्चा सा मुंह बनाकर सॉरी को देख रहा था। अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर वह बोला, तू छुई मुई से ऐसा कुछ नहीं कहेगा? सौर्य ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, बिल्कुल कहूंगा, आखिर इतने सालों बाद बदला लेने का मौका जो मिला है। अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। याद है ना, तूने मुझे डेजी को बेच दिया था? सिवाय बोला, तूने उस बात का बदला उसी वक्त ले लिया था। डेजी को पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ाई कि उसने मुझे भी बुला लिया। सौर्य बोला, वह सब मैं नहीं जानता, वह तो ब्याज था, सूद तो आज ही वसूलूंगा। सिवाय बोला, मेरी जिंदगी में वैसे ही आग लगी हुई है, तू चुप करना। इतना कहकर उसने रीना महेश्वरी को देखा और फिर से हाथ जोड़कर बोला, बहन जी मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मेरे अंदर मिस्टर रेड्डी जैसी हिम्मत नहीं है कि मैं दो दो औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दूं। आप माने या ना माने, लेकिन मिस्टर रेड्डी ने आपकी जिंदगी बर्बाद की है और जो औरत उसके घर में रहती है उसके साथ विश्वासघात किया है। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात करे। मैं अपने आर्या से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। कब से करता हूँ बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रीना महेश्वरी शिवाय को ही देख रही थी। जहाँ उसे बस शिवाय के साथ कुछ घंटे बिताने थे, वहां अब शिवाय की बातों ने उसका तो दिल ही जीत लिया था। लेकिन अगले ही पल वह बोली, मैं भी तो देखूं तुम्हारी पत्नी की फोटो, ऐसी वह कितनी सुंदर है। शिवाय ने जेब में से मोबाइल निकालकर रीना महेश्वरी की ओर बढ़ाया। रीना महेश्वरी ने मोबाइल ले लिया और आर्या को देखती रही। इसमें दो राय तो नहीं थी कि खूबसूरती तो आर्या में भी बहुत थी। फिर उसने मोबाइल शिवाय को दे दिया। शिवाय बोला, एक और बात, आप औरत हैं इसलिए मैं तमीज से और हाथ जोड़कर पेश आ रहा हूँ, वरना किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि इतना घटिया अपशब्द शिवाय रघुवंशी को बोल दे। आप नहीं जानती, लेकिन राजस्थान में बच्चा बच्चा मेरा नाम जानता है। रीना महेश्वरी ने हंसकर कहा, मुझे तुम्हारे ओहदे से क्या लेना देना, कुछ घंटों की बात है, सोच लो। मिस्टर शिवाय रघुवंशी, तुम्हारी पत्नी को कुछ पता नहीं चलेगा और मैं केस आराम से हार जाऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताकर अच्छा लगेगा। शिवाय बोला, लेकिन मैं अपने प्यार के साथ धोखा नहीं कर सकता। रही बात आपके साथ केस जीतने की, तो शौर्य अपने हिसाब से केस जीत जाएगा। शौर्य ने भी एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ रीना महेश्वरी को देखा। तीनों खड़े हुए और बाहर की तरफ जाने लगे, क्योंकि तीनों ही जानते थे कि अब कोई डील नहीं होगी। रीना महेश्वरी को उसी के दांव पेच में हराना होगा। वह तीनों बाहर जाते उससे पहले ही रीना महेश्वरी ने कहा, सोच लो मिस्टर रघुवंशी, आज तक एक भी केस नहीं हारी। सिवाय कुछ कहता उससे पहले ही शौर्य ने पलट कर कहा, लेकिन इस बार मैं हराऊंगा। रीना महेश्वरी भी तो फिर से खड़ी होकर अकड़ कर बोली, और मुझे हराएगा कौन, तुम जो खुद एक डॉक्यूमेंट से वकील बने हो। यह सुनते ही शौर्य ने हंसकर कहा, तो रीना महेश्वरी जी, एक लड़ लेना मेरे फेक डॉक्यूमेंट का केस, लेकिन यकीन मानिए शौर्य तुम्हें उसमें भी हरा देगा। शायद पहली हियरिंग आप भूल गई, अगर आप अपने गवाह को इशारा नहीं करती तो वह केस पहली ही हियरिंग में खत्म हो जाता। वह तो मैं मेहनत नहीं करना चाहता इसलिए तुम्हें खरीदने आ गए थे, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि बहुत छोटी सोच की औरत हो। कोई बात नहीं, मेरे साथ केस लड़ोगी तो सोच थोड़ी बड़ी हो जाएगी। चलते हैं, मिलेंगे कोर्ट में। इतना कहकर वह तीनों जाने लगे तो रीना महेश्वरी ने एक बार फिर उन्हें रोकते हुए कहा, एक बार फिर सोच लो, मैं सच में नहीं हारूंगी। सॉरी बोला, अगर यह दोनों भाई मिल जाए तो अच्छे अच्छे को हरा देते हैं, और इनके साथ तो मैं भी खड़ा हूं, तो सोचो क्या होगा तुम्हारा। सॉरी ने कहा, सही कहा सिवाय ने, तुम औरत को इसलिए हम तमीज से पेश आ रहे हैं, लेकिन यह नहीं पता था कि इतनी घटिया औरत होगी, किसी दूसरी औरत का बसा बसाया घर उजाड़ कर बैठी हो। यह सुनते ही रीना महेश्वरी को बुरा लगा और वह गुस्से में बोली, तुम क्या जानो मेरी स्थिति। सॉरी ने फिर कहा, हमें जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है, मान लेते हैं कि तुम गरीब थी। गरीब होने का मतलब यह तो नहीं कि अपनी इज्जत किसी के भी हवाले कर दो। खैर छोड़ो, या तो आपकी पर्सनल चॉइस है।
दूसरी बात पर आते हैं, तुम अच्छे से जानती हो कि हमारे बच्चे ने कोई खून नहीं किया, उसके बाद भी तुम झूठा केस लड़ रही हो। कभी सोचा है कि इतना झूठ बोलकर, इतना गलत काम करके तुम भगवान को अपना चेहरा कैसे दिखाओगी? नहीं ना, कोई बात नहीं, चलते हैं, हीरिंग में ही मिलेंगे। इतना कहकर सौर्य वहां से जाने लगा। सौर्य के पीछे पीछे दिव्यांश भी चला गया। सिवाय ने एक नज़र रीना महेश्वरी को देखा और बोला, गलत लोगों से पंगा ले लिया, अब सोचने का वक्त हमारा नहीं तुम्हारा है। अगर सच में हारना नहीं चाहती, अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहती हो तो कोर्ट में मत आना, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर सिवाय भी वहां से चला गया। उसके जाते ही रीना महेश्वरी ने एक वाट उठाया और जमीन पर दे मारा और अगले ही पल चिल्लाते हुए बोली, सेट्टी। और एक हट्टा कट्टा आदमी वहां आया। रीना महेश्वरी अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। बोली, मुझे बताओ जरा, इस सिवाय रघुवंशी के बारे में कौन है, या इसके अंदर इतनी अक्कड़ कैसे है? सिट्टी अपने मोबाइल की स्क्रीन में स्क्रॉल करता हुआ बोला, मैडम बहुत पहुंची हुई चीज है, इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में इनके चाचा का नाम आता है। रीना महेश्वरी गुस्से में बोली, इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ, बिजनेस लाइफ के बारे में नहीं। शेट्टी बोला, मैडम आर्या रजावत नाम की बीवी है। जब आर्या से मिला था तब आर्या पागल थी, लेकिन धीरे धीरे शिवाय ने ही आर्या को ठीक कर दिया और अब वह आर्या के बिना सांस भी नहीं लेता। रीना महेश्वरी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने हैरानी से शेट्टी को देखा तो शेट्टी बोला, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ तक कि इसके भाई दिव्यांश की बीवी तो अंधी थी, उसके बाद भी इसने उस लड़की से शादी की और उसके साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा है। यह दोनों भाई सच में अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते हैं, आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इतना कहकर शेट्टी ने अपनी नजरें नीचे कर ली। वहीं रीना महेश्वरी पहले ही शिवाय की बातों से इम्प्रेस हो गई थी और अब तो उसका दिल शायद शिवाय के लिए ही धड़कने लगा था। वहीं शिवाय गाड़ी में बैठा हुआ था, दिव्यांश ड्राइव कर रहा था और सौर्य दिव्यांश के बराबर में बैठा था। सौर्य को आज बहुत हंसी आ रही थी और दिव्यांश से बार बार हल्का सा मार कर उसे चुप रहने का इशारा कर रहा था, लेकिन सौर्य की तो हंसी जैसे आज उसकी कंट्रोल में ही नहीं थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन की स्क्रीन देखी तो उस पर आर्या लिखा हुआ था। आर्या का नाम पढ़ते ही सौर्य जोर जोर से हंसने लगा। अब तो शिवाय से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वह पीछे बैठा हुआ थोड़ा आगे आया और उसने शौर्य की बाजू पर मारना शुरू कर दिया। तभी शौर्य ने फोन उठाया और वीडियो कॉल में आर्या को शिवाय की हरकत दिखाता हुआ बोला, देख ले बच्चा, तेरा पति मुझे कैसे मार रहा है, मुझे पीटने के लिए बुलाया है, मतलब मैं इनकी हेल्प भी करूं और पीटूं भी? आर्या ने गुस्से में शिवाय को देख कर कहा, शिवाय यह क्या हरकत है, मेरे भाई को क्यों मार रहे हो? शिवाय बोला, तू चुप रह, तुझे पता भी है तेरा भाई बाद में है, मेरा दोस्त पहले। आर्या बोली, ओहो, मेरा भाई बाद में है और आपका दोस्त पहले? बहुत हुआ, मेरे भाई से दूर रहिए। शिवाय पीछे जाकर बैठ गया। सौर्य ने मुस्कुराकर आर्या को देखकर कहा, मूड खराब है तेरे पति का, ले बात कर ले। इतना कहकर उसने फोन पीछे की तरफ बढ़ा दिया। शिवाय ने फोन ले लिया, फिर आर्या को देखकर बोला, तुम आना चाहती थी ना, आ जाओ। आर्या बोली, सच में आ जाऊं? शिवाय बोला, हाँ आ जाओ, मुझे सच में तुम्हारी बहुत याद आ रही, वरना मैं आ जाता। दिव्यांश यहाँ सब कुछ हैंडल कर लेगा। आर्या बोली, अरे अरे, ऐसा क्या हो गया जो एकदम से मुझे बुलाने लगे, कोई प्रॉब्लम है मुझे बताओ। शिवाय बोला, एक चुड़ैल का साया मेरे आसपास मंडरा रहा है। यह सुनते ही दिव्यांश और सौर्य दोनों हंसने लगे। शिवाय आगे आया, उसने एक बार दिव्यांश की बाजू पर मारा और दूसरी बार सौर्य की, और फिर आर्या को देखकर बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में एक चुड़ैल का साया मेरे आसपास है, तुम आ जाओ ना। आर्या बोली, हुआ क्या है, ठीक ठीक बताइए ना। सिवाय कुछ बोलता उससे पहले ही सौर्य ने फोन ले लिया और आर्या को देखकर बोला, अरे मजाक कर रहा है, तुम टेंशन मत लो, हम अनिरुद्ध को लेकर ही वापस आएंगे। आर्या बोली, सच सच बताइए क्या हुआ? सिवाय को सौर्य बोला, कहा ना मैंने, सब कुछ ठीक है, तुम्हें अपने भाई पर यकीन नहीं है? आर्या बोली, यकीन है, लेकिन सिवाय कभी ऐसे बात नहीं करते। शौर्य ने फोन की स्क्रीन दिव्यांश की ओर बढ़ाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं हुआ, यकीन नहीं आता तो अपने जीजू से पूछ ले। दिव्यांश ने ड्राइव करते हुए एक नज़र आर्या को देखा और बोला, शौर्य बिल्कुल ठीक कह रहा है, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही मजाक मस्ती हो रही है। शौर्य ने फिर आर्या को देखकर कहा, अच्छा मैं फोन रखता हूँ।
ठीक है, अपने पति से रात को बात करना, वैसे ही थोड़ा सा मूड खराब है और कुछ नहीं। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और सौर्य ने फोन कट कर दिया। उसने पलटकर शिवाय को देखकर कहा, तू पागल हो गया है? वह यहाँ आ जाएगी तो सिचुएशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, पता भी है तुझे? अगर रीना महेश्वरी ने उसके सामने कुछ बोल दिया तो रीना महेश्वरी तो जान से जाएगी और तुम्हारा क्या हाल होगा तुम्हें खुद नहीं पता। शिवाय बोला, इस उम्र में भी ऐसे ऑफर आते हैं? शिवाय ने फ्रंट मिरर में देखकर हंसकर कहा, अरे तुझे कौन कहता है कि तू 50 साल का हो गया है? भाई देख अपने आप को मिरर में, जरा सा भी पेट तेरा बाहर नहीं निकला हुआ है। मसल तेरी आज भी ऐसी ही है कि गुंडों को पीटने में तू सबसे आगे है। तू वैसा का वैसा ही है तो तुझे ऑफर नहीं आएंगे तो क्या मुझे आएंगे? शिवाय मुंह बनाकर बैठा हुआ था और दिव्यांश और सौर्य उसे अच्छे से छेड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रात के वक्त सिद्धि ने एक ब्लैक कलर की साड़ी निकाली और उसे बेड पर रख दी। इसमें दो राय नहीं थी कि वह साड़ी बहुत खूबसूरत थी। सिद्धि उस साड़ी को ही देख रही थी, लेकिन उसका मन नहीं था सार्थक को जलाने का। लेकिन तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। वह फोन किसी और का नहीं, वेदांत का था, जिसमें एक मैसेज आया था। सिद्धि ने वह मैसेज पढ़ा और एक गहरी सांस लेकर बोली, पता नहीं क्या होगा। आई विश वेदांत भैया इस बार सार्थक पर हाथ ना उठाए। सिद्धि अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी और इसमें दो राय नहीं थी कि सिद्धि बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन उसने अपनी आंखों में अभी भी चश्मा लगा रखा था। उसके हाथ में उसका मंगलसूत्र था जिसे वह देख रही थी। वेदांत ने उसे मंगलसूत्र पहनने के लिए मना किया था, लेकिन सिद्धि का मन मान नहीं रहा था। उसने शादी से लेकर अब तक उस मंगलसूत्र को अपने गले से उतारा नहीं था, लेकिन आज पहली बार वेदांत के कहने पर उसने उस मंगलसूत्र को अपने गले से उतार दिया। सिद्धि उस मंगलसूत्र को ही देख रही थी। उसे इस वक्त रोना भी आ रहा था और कहीं ना कहीं उसकी उम्मीद टूटती नजर आ रही थी। ना जाने क्यों उसे हर रोज यही लगता था कि सार्थक आज उसे अच्छे से मनाएगा, आज उससे बात करेगा, आज उसके लिए कुछ स्पेशल करेगा, लेकिन हर बार उसकी उम्मीद टूट जाती थी। और यह सब सोचकर सिद्धि की आंखों में हल्का सा पानी आया और तभी कमरे का दरवाजा खुला। सिद्धि ने हाथ में पकड़ा हुआ मंगलसूत्र मुट्ठी में बंद कर लिया और सामने देखा तो सार्थक खड़ा था। सार्थक को देखकर सिद्धि पलट गई। उसने जैसे तैसे अपने आंसू कंट्रोल ही किए। वहीं सार्थक सिद्धि को ही देख रहा था। उसकी खूबसूरती सार्थक को इफेक्ट कर रही थी। फिर वह बोला, कहीं जा रही हो? सिद्धि ने अपने आप को कंट्रोल किया और पलट कर कॉन्फिडेंस के साथ बोली, हाँ जा रही हूँ। क्यों, तुम्हें बताकर जाऊंगी? तुम ही ने तो कहा था कि ढंग के कपड़े पहनकर कहीं जाया करो, तो मैंने ढंग के कपड़े पहने और मैं जा रही हूँ। सार्थक का ध्यान सिद्धि की बातों में कम और उसके हाथ पर ज्यादा था, जहां से हल्का सा मंगलसूत्र दिखाई दे रहा था। सार्थक ने भी नोटिस किया था कि सिद्धि अपना मंगलसूत्र नहीं उतारती थी, यहाँ तक कि जब वह उसके साथ घूमने गई थी तब भी उसने मंगलसूत्र अपने गले से अलग नहीं किया था। लेकिन आज उसके हाथ में मंगलसूत्र देखकर सार्थक को बुरा लग रहा था। वहीं सिद्धि ने मंगलसूत्र पर्स में रख दिया और अपना पर्स उठाकर बाहर जाने लगी और तभी सार्थक बोला, रुको सिद्धि, तुम कुछ भूल रही हो। सिद्धि ने पलटकर सार्थक को देखा और बोली, मैं कुछ नहीं भूल रही। जो भूलना था भूल चुकी और अब नहीं भूलना। मैंने सब कुछ ले लिया है, बस तुम्हें डिवोर्स देना है और इस घर से जाना है। इतना कहकर सिद्धि जाने लगी तो सार्थक ने उसकी कलाई पकड़ ली और अपने पास खींच लिया और फिर उसकी कमर पर हाथ लपेटकर बोला, ऐसे नहीं, तुम्हारे इस खूबसूरत से चेहरे पर एक दाग है, पहले उस दाग को निकाल दूं। इतना कहकर सार्थक ने सिद्धि की आंखों से चश्मा हटा दिया और उसकी आंखें देखने लगा जो हल्की सी नम थी। सार्थक बोला, कमाल की लड़की हो तुम, डिवोर्स भी दे रही हो, गुस्सा भी कर रही हो और आंखें भी नम कर लेती हो। अब जब बाहर जा रही हो तो खुश मन से जाओ। सिद्धि ने सार्थक के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का दिया और बोली, खुश मन से ही हूँ। आंसू इसलिए आते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल तुम्हारे साथ बर्बाद कर दिए, वरना अब तक तो मेरा अपना एक घर होता, एक छोटा बच्चा होता, लेकिन अफसोस तुम्हारे साथ मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। पर कोई बात नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करूंगी। इतना कहकर सिद्धि जाने लगी तो सार्थक बोला, रुको, एक और चीज भूल रही हो। सिद्धि ने फिर से पलट कर देखा तो सार्थक ने पर्स में से मंगलसूत्र निकाला और सिद्धि का दिल एकदम से धक हो गया। सार्थक आगे आया और उसने सिद्धि के गले में मंगलसूत्र पहना दिया।
सिद्धि बस सार्थक को ही देखे जा रही थी और सार्थक का पूरा ध्यान सिद्धि के मंगलसूत्र बांधने में था। फिर वह बोला, अभी डिवोर्स हुआ नहीं है तो बेहतर होगा कि इसे गले से मत निकालो, क्योंकि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे गले में मंगलसूत्र होता है और मुझे तुम्हें मंगलसूत्र के साथ देखने की आदत पड़ चुकी है। इसे पहनो और तब बाहर जाओ। वैसे तो सिद्धि को इतना गुस्सा आता था, लेकिन ना जाने क्यों इस बार सिद्धि को गुस्सा नहीं आया, ना ही उसने रिएक्ट किया। सार्थक ने सिद्धि का मंगलसूत्र अच्छे से बांध दिया और फिर उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, अब ज्यादा अच्छी लग रही हो, अब जाओ। इतना कहकर सार्थक ने सिद्धि का चश्मा उसके पर्स में रखा और बोला, यह लो तुम्हारा चश्मा, अगर सच में कहीं दिखाई ना दे तो पहन लेना, वरना घर आकर मुझे ही गाली दोगी। सिद्धि गुस्से में सार्थक को देख रही थी और फिर वहां से चली गई। सिद्धि सीढ़ियों से होती हुई नीचे आई, तब तक वेदांत और वामिका दोनों ही तैयार हो चुके थे। वेदांत की नज़र सार्थक पर ही थी। फिर उसने सिद्धि को देखकर कहा, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, ऐसे ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर रहा करो ना, तो कोई लड़का तुम्हें पसंद करेगा और तुमसे शादी के लिए पूछेगा। सिद्धि हैरानी से वेदांत को देख रही थी और वेदांत सार्थक को देख रहा था, जो अपने कमरे के बाहर जेब में हाथ डालकर खड़ा हुआ था। इसका साफ मतलब था कि वेदांत सिर्फ सार्थक को सुना रहा था। वहीं सार्थक ने वेदांत की बात सुनकर कहा, पहली बात तो डिवोर्स ही नहीं होगा और दूसरी बात इतना तो मैं भी सिद्धि को जानता हूँ कि वह इतनी आसानी से अपनी जिंदगी में किसी को आने नहीं देगी, तो मुझे चिढ़ाने का कोई फायदा नहीं। वेदांत बोला, तुझे कहाँ चिढ़ा रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि सिद्धि बहुत खूबसूरत है, ना जाने आज पार्टी में कितनों का दिल जीत लेगी। खैर छोड़ो, चले। सिद्धि इतना कहकर उसने सिद्धि की तरफ हाथ बढ़ाया। सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिलाई और वेदांत के साथ बाहर जाने लगी। वहीं सार्थक अपने कमरे के बाहर खड़ा हुआ सिद्धि को ही देख रहा था। फिर वह मन ही मन बोला, सिद्धि प्लीज एक बार देखो, सिद्धि एक बार पलट कर देखो, सिद्धि प्लीज एक बार देखो, सिद्धि अगर तुमने मुझे एक पल भी प्यार किया है तो प्लीज पलट कर देखो, सिद्धि मैं जानता हूँ तुम प्यार करती हो, सिद्धि प्लीज एक बार देखो ना। वेदांत सार्थक मन ही मन सिद्धि को देख कर यह बातें बोले जा रहा था और सिद्धि मेन गेट तक पहुंच गई थी, लेकिन ना जाने क्यों फिर सिद्धि ने हल्का सा पलट कर सार्थक को देखा और सार्थक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सिद्धि ने गुस्से में अपना मुंह घुमा लिया और वेदांत के साथ बाहर चली गई। वहां दूसरी तरफ युग और गरिमा बालकनी में थे। गरिमा काफी हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन अभी भी ठीक से चल नहीं पाती थी। मतलब बहुत देर तक नहीं चल पाती थी, लेकिन खड़ी हो जाती थी और थोड़ा टहल लेती थी। युग ने गरिमा को देखकर कहा, गरिमा डिनर करने बाहर चले। गरिमा युग को ही देख रही थी। उसने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरा मन नहीं है। युग बोला, देखो तुमने ठीक से कुछ खाया भी नहीं, चलो ना कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे। गरिमा बोली, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। यह सुनते ही युग उठा और उसने गरिमा को अगले ही पल गोद में उठा लिया और बोला, मैं तुम्हें ऐसे करके ले जाऊंगा और ऐसे ही लेकर आऊंगा, चलो ना, मेरा बहुत मन है तुम्हारे साथ डिनर करने का। गरिमा अब मना नहीं कर पाई। उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे नीचे तो उतारो, मैं तैयार हो जाती हूँ। युग ने मुस्कुराकर कहा, तैयार क्यों होना है, ऐसे चलो ना, तुम तो ऐसे ही अच्छी लगती हो। गरिमा ने मुंह बनाकर कहा, जब से हॉस्पिटल से आई हूँ तब से बाहर कहीं नहीं गई, अब बाहर जा रही हूँ तो अच्छे से तैयार होकर आऊंगी ना। युग ने हल्का सा झुक कर अपनी नाक गरिमा की नाक से रगड़ दी और बोला, अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारी हेल्प करता हूँ। गरिमा ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अब मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद तैयार हो सकती हूँ। युग बोला, हाँ, लेकिन फिर भी। गरिमा बोली, मैंने कहा ना, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी, डिनर करने जाना है ना। युग ने हाँ में गर्दन हिलाई और गरिमा बोली, तो फिर मुझे नीचे उतारो। युग ने धीरे से गरिमा को नीचे उतार दिया। गरिमा थोड़ा सा लड़खड़ा जाती उससे पहले ही युग ने गरिमा को पकड़कर कहा, मैंने कहा ना कि चलो तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। गरिमा ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, और मैंने भी कहा ना, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी तुम्हारे सामने ही। डॉक्टर ने कहा था ना कि अब अपने काम खुद ही करने लगे, अगर मैं अपने काम खुद ही नहीं करूंगी तो ठीक कैसे होंगी। युग ने हाँ में गर्दन हिलाई और गरिमा कमरे के अंदर चली गई। गरिमा कमरे के अंदर धीरे धीरे जा रही थी तो युग बोला, लेकिन मैं तैयार होने वाला नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही चलूंगा, लोअर टी शर्ट में, तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। गरिमा कपबोर्ड के पास जाती हुई बोली, मेरी बला से नंगे चलो, मैं कौन सा मना कर रही हूँ। युग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई
और वह खुश होता हुआ बोला, यह वाली गरिमा ही चाहिए मुझे, जो हमेशा मेरी बात का मुंह तोड़ जवाब देती है। गरिमा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। फिर उसने एक साड़ी कपबोर्ड में से निकाली और वॉशरूम में चली गई। अगले आधे घंटे में युग ड्राइव कर रहा था और गरिमा उसके पास बैठी थी। युग का ध्यान बार बार गरिमा के चेहरे की ओर जा रहा था, क्योंकि गरिमा आज बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। युग बोला, गरिमा आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। गरिमा ने युग को देख कर कहा, थैंक यू, लेकिन यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हें जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। युग बोला, मुंह से थैंक यू नहीं सुनना, तुम चाहो तो मेरे लिए कुछ कर सकती हो। गरिमा ने अगले ही पल युग के मुंह पर हाथ रखकर कहा, डिनर करने जा रहे हैं ना, तो अच्छी अच्छी बातें करो। युग ने गरिमा का हाथ पकड़कर उसकी हथेली को चूम लिया और ड्राइव करता हुआ बोला, गरिमा, यकीन नहीं होता कि तुम मेरे पास हो और बिल्कुल सही सलामत। गरिमा बोली, पुरानी बातों को याद करके दिल क्यों दुखाते हो? अब तो हम साथ में हैं ना, और सब कुछ ठीक है। और देखो, मेरे माँ बाप भी मिल गए। युग ने हाँ में गर्दन हिलाई और गरिमा के गाल पर हल्का सा हाथ रखा। अगले ही पल सामने से एक ट्रक आ रहा था। युग ने ध्यान नहीं दिया और जैसे ही लाइट उसकी आंखों पर पड़ी, उसने एक गाड़ी घुमा दी और गाड़ी सीधा पेड़ में जाकर लगी। युग का सिर स्टीयरिंग पर लगा और गरिमा ने खुद को संभाल लिया। अगले ही पल उसने युग को देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और युग के कंधे पर हाथ रखकर पैनिक होते हुए बोली, युग तुम ठीक हो? युग तुम ठीक हो? युग युग कुछ हुआ तो नहीं? युग के सिर में थोड़ी सी चोट लग गई थी। उसने अपनी कमर सीट पर लगाई और गरिमा को देखकर कहा, तुम ठीक हो? गरिमा ने आंसू के साथ हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें तो नहीं लगी? युग बोला, नहीं, मुझे नहीं लगी। गरिमा की आंखों में पानी देख कर युग थोड़ा सा परेशान हो गया। गरिमा बोली, मुझे नहीं आना बाहर, मैं नहीं आना चाहती बाहर, डिनर ही करना था ना, तो हमारा घर क्या 5 स्टार होटल से कम है जो हम वहाँ डिनर नहीं कर सकते? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती। गरिमा ने आगे कहा, क्या चाहते हो, जिंदगी भर अपने आंचल पर दाग लेकर जीऊं कि मैंने युग की जिंदगी बर्बाद कर दी? क्या चाहते हो? क्यों नहीं छोड़ देते मुझे? छोड़ देते तो कम से कम तुम्हारी जिंदगी तो संवर जाती, लेकिन तुमने तो कसम खा रखी है कि मेरी जैसी अपाहिज लड़की के साथ ही अपनी जिंदगी बिताओगे। गरिमा ने इतना ही कहा था कि युग ने गरिमा के मुंह पर हाथ रखकर कहा, एक और बार तुमने खुद को अपाहिज कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई अपाहिज नहीं हो, तुम ठीक हो गई हो। गरिमा ने अब कुछ नहीं कहा, अपना मुंह फेर लिया। युग ने गरिमा के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, गरिमा, मेरी गलती थी, मेरा ध्यान ड्राइविंग पर नहीं था, तुम्हारी तरफ था, इसलिए यह सब हुआ। वादा करता हूँ आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। देखो, मैं आज बहुत अच्छे मन से तुम्हारे साथ बाहर आया हूँ, प्लीज आंसू बहाकर हमारे इस छोटी सी डेट को खराब मत करो। गरिमा ने युग की तरफ देखा और हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। अगले ही पल युग ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद युग ने गाड़ी एक 5 स्टार होटल के बाहर रोकी। फिर वह गाड़ी से उतरा और घूमकर गरिमा के पास गया। गरिमा भी धीरे से गाड़ी से उतर गई। युग गरिमा को संभालता हुआ होटल के अंदर ले आया। लेकिन तभी गरिमा बोली, युग, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। युग बोला, आज एक्सरसाइज भी ज्यादा हो गई थी और तुमने दोपहर की दवाई भी मिस कर दी, इसलिए पैर में दर्द हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम डिनर करने बैठेंगे तो तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा। इतना कहकर युग गरिमा को लेकर एक टेबल के पास आ गया और उसने चेयर खींची और गरिमा को आराम से बिठा दिया और फिर खुद भी उसके सामने जाकर बैठ गया। फिर बोला, ज्यादा दर्द हो रहा है, वापस चले? गरिमा ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, बहुत ज्यादा तो दर्द नहीं हो रहा है, बस हल्का हल्का है, पर तुम ठीक कह रहे हो, डिनर करेंगे तो ध्यान बैठ जाएगा। चलो बताओ क्या खाओगे? युग बोला, जो मेरी गरिमा कहे वही खाएंगे। इतना कहकर उसने एक वेटर को देखा। थोड़ी देर में एक वेटर खाना लेकर आया और उसने युग और गरिमा के सामने रख दिया। दोनों ही उस वेटर को देखकर खुश हो गए और उन्होंने अपनी डिनर डेट एंजॉय करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ वेदांत ड्राइव कर रहा था। वामिका उसके पास बैठी थी और सिद्धि पीछे, लेकिन उसकी नजरें विंडो पर ही टिकी हुई थी। वेदांत ने फ्रंट मिरर में से सिद्धि को देखकर कहा, क्या सोच रही हो सिद्धि? उसके बारे में इतना मत सोचो। सिद्धि बोली, मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगी? वेदांत बोला, मुझे पता है उसी के बारे में सोच रही हो, उसके अलावा तुम किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती। सिद्धि बोली, आप गलत सोच रहे हैं, मैं उसके बारे में नहीं सोच रही। वेदांत बोला, तो किसके बारे में सोच रही हो? अब सिद्धि चुप हो गई। वह बोली, किसी के बारे में सोच नहीं रही हूँ।
लेकिन उसके बारे में नहीं सोच रही हूँ। इतना कहकर उसने फिर से विंडो की तरफ मुंह घुमा लिया। वहीं वामिका और वेदांत दबी हंसी हंसने लगे। दोनों ही सिद्धि की हालत से बखूबी वाकिफ थे और शायद इसीलिए तो वेदांत यह सब कर रहा था, ताकि सार्थक को अपनी गलती रियलाइज हो और वह खुलकर सिद्धि से बात कर सके। थोड़ी देर बाद वेदांत ने गाड़ी एक क्लब के बाहर रोकी। वेदांत ने गाड़ी पार्क की और सिद्धि वामिका के साथ क्लब के अंदर चला गया। वह वामिका और सिद्धि दोनों ही पहली बार ऐसी जगह आई थी। दोनों ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वेदांत ने दोनों को देखकर कहा, तुम दोनों ऐसे क्या देख रहे हो? सिद्धि बोली, वह अजीब सी जगह है ना, इसीलिए। वेदांत बोला, कुछ अजीब नहीं है। हम कौन सा यहाँ एंजॉय करने आए हैं? हम तो बस थोड़ा बहुत डांस करेंगे, थोड़ा बहुत खाएंगे, बहुत सारी फोटो खींचेंगे और उनमें से कुछ फोटो सार्थक को भेज देंगे, बस। वामिका ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, यह कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? वेदांत बोला, कुछ ज्यादा नहीं होगा, चलो आओ बैठो। इतना कहकर वह दोनों को लेकर एक चेयर पर एक गोल की टेबल पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वहां एक वेटर आया जिसके हाथ में एक ट्रे थी और उसमें ड्रिंक के गिलास रखे हुए थे। वह ड्रिंक का गिलास टेबल पर रखता उससे पहले ही वेदांत ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, तुम जाओ, हमें कुछ चाहिए होगा, हम खुद ले लेंगे। वेटर वहां से चला गया। वेदांत ने वामिका और सिद्धि को देखकर कहा, मेहरबानी करके गलती से कुछ भी उल्टा सीधा मत पी लेना, क्योंकि एक को तो मैं संभाल सकता हूँ, दोनों को नहीं। और तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। क्या बात है, आजकल तो खुलेआम एक बंदा दो दो को घुमा रहा है। देखने से तो डिसेंट अच्छे घर का लगता है। वेदांत ने हल्का सा पलट कर देखा तो एक आदमी ने उन तीनों पर कमेंट किया था। वेदांत उठने ही वाला था कि वामिका ने वेदांत के थाई पर हाथ रखकर कहा, छोड़ो ना, हम कौन सा उससे लड़ने आए हैं। जो बोल रहा है बोलने दो, वैसे भी हम उसे नहीं जानते, वह हमें नहीं जानता, बोल बोल के चुप हो जाएगा। वेदांत ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाई और अगले ही पल अपना फोन निकाला और बहुत सारी फोटो खींचने लगा। लेकिन सिद्धि हर फोटो में उदास थी। वेदांत ने सिद्धि को देखकर कहा, मैंने इतना सब कुछ किया सिर्फ इसलिए था कि तुम खुश रहो। तुम सार्थक को दिखाओ कि तुम उसके बिना खुश रह सकती हो, लेकिन तुम तो मुंह लटका कर बैठी हो। अब दोबारा फोटो खींच लूंगा, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। इतना कहकर वेदांत ने फिर से तीनों की सेल्फी ली और इस बार सिद्धि ने खुश होकर अलग अलग पोज बनाकर सेल्फी दी। और इसमें दो राय नहीं थी कि सिद्धि और वामिका दोनों ही ब्लैक कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वेदांत ने सबसे पहले वह फोटो सार्थक को भेजी। सार्थक, जो कि अपनी बालकनी में खड़ा हुआ था और बहुत अकेला फील कर रहा था, उसका फोन वाइब्रेट हुआ। सार्थक ने फोन निकालकर फोन देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सच में सिद्धि उसके बिना बहुत खुश नजर आ रही थी, जबकि सार्थक का मुंह पूरी तरीके से लटका हुआ था। वह जानता था सिद्धि उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी उसका दिमाग यह बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसके अंदर एक डर बैठ गया था कि पता नहीं सिद्धि उसके साथ जिंदगी बिताएगी भी या नहीं। कुछ देर तक सार्थक बालकनी में खड़ा हुआ फोटो ही देखता रहा, लेकिन अगले ही पल सार्थक ने एक फोटो में कुछ अजीब सा महसूस किया, जैसे सिद्धि के पीछे बैठा हुआ कोई आदमी सिद्धि को गंदी नजरों से देख रहा था। सार्थक का दिमाग खराब हो गया। उसने वेदांत को कॉल किया, लेकिन वेदांत ने जानबूझकर कॉल रिसीव नहीं किया। सार्थक ने सिद्धि को कॉल किया। सिद्धि तो फोन रिसीव करना ही नहीं चाहती थी। वह बार बार वामिका को भी कॉल कर रहा था, लेकिन वामिका का फोन तो गाड़ी में ही रह गया था। एक और बार सार्थक ने वेदांत को कॉल किया तो वेदांत ने फोन उठाकर कहा, सार्थक, यहाँ बहुत आवाज आ रही है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत कोई जरूरी बात है तो मैसेज कर दो। इतना कहकर वेदांत ने फोन कट कर दिया। सार्थक को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बहुत सारे मैसेज वेदांत और सिद्धि दोनों को कर दिए, लेकिन किसी एक का भी रिप्लाई नहीं आया। अगले ही पल सार्थक कमरे से निकलकर सीधा तेज कदमों से गार्डन में आया और अपनी बाइक पर बैठकर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ सिद्धि, वामिका और वेदांत तीनों ही बैठे हुए डिनर कर रहे थे और तभी एक आदमी सिद्धि के बिल्कुल पास से गुजरा। उसका हाथ सिद्धि की कमर को छू गया। सिद्धि ने गुस्से में पलट कर देखा तो उस आदमी ने उसे गंदा सा इशारा किया। सिद्धि ने वेदांत को देखा, जिसका ध्यान खाने में ही था। सिद्धि ने उसे इग्नोर कर दिया और साड़ी के पल्लू से अपनी बैग को अच्छे से कवर कर लिया। हालांकि वहां बहुत सारी लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस कर रही थी, अपने फ्रेंड के साथ बैठी हुई ड्रिंक कर रही थी। फिर भी उस आदमी ने सिद्धि को ही निशाना बनाया। सिद्धि कुछ देर तक उस आदमी को चोर नजरों से देखती रही।
फिर वह आदमी सिद्धि की आंखों से ओझल हो गया। जब वह आदमी सिद्धि की आंखों से ओझल हो गया, तब जाकर सिद्धि ने एक राहत की सांस ली और फिर से अपना डिनर करने लगी। और तभी वामिका बोली, हम लोग तो पार्टी में जाने वाले थे, ऐसी पार्टी में क्यों आए हैं? वेदांत बोला, हाँ हाँ जाने वाले थे, एक बैचलर पार्टी थी, पर मेरा मन नहीं था तुम दोनों को उस पार्टी में लेकर जाने का, इसलिए मैं तुम दोनों को यहाँ लेकर आ गया। बस अब डिनर करेंगे और अपने घर चलेंगे। वैसे भी जो काम करने आया था वह हो गया। इतना उसने अपना मोबाइल फोन देखा तो उसमें सार्थक के कुछ मैसेज थे। उसने हल्का सा पलट कर अपने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उन तीनों को चीट कर रहा था, लेकिन वेदांत ने सार्थक की भेजी हुई फोटोग्राफ्स को देखना शुरू किया। कुछ देर तक वेदांत उन फोटोग्राफ्स को देखता रहा और अपने आसपास नजर घुमाता रहा। फिर सिद्धि और वामिका को देखकर बोला, डांस करना है? दोनों ने ना में गर्दन हिला दी। वेदांत बोला, मतलब करना है? दोनों हैरानी से वेदांत को देख रही थी। वेदांत ने कहा, डिनर खत्म करो फिर थोड़ा डांस करते हैं। थोड़ी देर बाद वह तीनों डांस फ्लोर पर डांस करने लगे। वेदांत और वामिका तो खुश होकर डांस कर रहे थे, लेकिन सिद्धि ऐसा लग रहा था जैसे कबाब में हड्डी है। और तभी वेदांत ने सिद्धि को देखकर कहा, क्या ऐसे छुई मुई की तरह डांस कर रही हो? अच्छे से डांस करो, थोड़ी देर में तुम्हारा पति आता ही होगा। यह सुनकर सिद्धि बोली, क्यों, वह क्यों आएंगे? वेदांत बोला, क्योंकि वह मेरा भाई है ना, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी जेब में से दाढ़ी मूछ निकाली और अपने चेहरे पर लगा ली और फिर वामिका को देखकर बोला, अब तुम जाओ उस टेबल पर बैठ जाओ, वहां से सार्थक तुम्हें देख नहीं पाएगा, वैसे भी सार्थक आने वाला है। सिद्धि हैरानी से वेदांत को देख रही थी। वहीं वामिका को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वेदांत ने वामिका के गाल पर हाथ लगाकर कहा, मैं कह रहा हूँ ना, जाकर उस टेबल पर बैठ जाओ, तुम्हें आज लाइव शो दिखाता हूँ। वामिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और डांस फ्लोर से उतरकर अपनी साड़ी संभालती हुई उस टेबल पर जा बैठी जहां से डांस फ्लोर दिखता था। सार्थक ने सिद्धि की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और सिद्धि बोली, भैया रहने दो। वेदांत बोला, एक आखिरी बार, उसके बाद तुम आराम से डिवोर्स लेकर हमारे घर से जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सिद्धि ने अपना हाथ वेदांत के हाथ पर रख दिया और वेदांत सिद्धि के हाथ कपल डांस करने लगा, लेकिन उसकी नजरें क्लब के मेन गेट की तरफ ही थी, जहां से उसने कैलकुलेट कर लिया था कि आने वाले 10 मिनट में सार्थक आएगा। और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। धड़ाम से दरवाजा खुला और सार्थक अंदर आ गया। अंदर का नजारा देखकर सार्थक थोड़ा हैरान हुआ। सारे लोग डांस कर रहे थे, नशे में थे, बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे, काफी भीड़ लग रही थी, लेकिन उसे वामिका, सिद्धि और वेदांत कहीं दिखाई नहीं दिए। सार्थक क्लब में नजर घुमा रहा था, लेकिन उसे तीनों में से कोई दिखाई नहीं दिया। वामिका ने जैसे ही सार्थक को देखा अपना चेहरा पल्लू में छुपा लिया। सार्थक की भी एक नजर वामिका पर पड़ी तो, लेकिन उसने वामिका को पहचाना नहीं। वह अब भी क्लब में नजर घुमा रहा था और तभी उसकी नजर सिद्धि पर गई, जो वेदांत के साथ खुश होकर डांस कर रही थी। सार्थक ने जब सिद्धि को वेदांत के साथ देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई। उसे वह पल याद आ गया जब वह पिछली बार उसके बॉयफ्रेंड से पिट गया था। सार्थक गुस्से में सिद्धि और वेदांत को देख रहा था। वहीं वेदांत ने सिद्धि को गोल गोल घुमाते हुए कहा, आ गया तुम्हारा पति, अब आकर मुझसे लड़ेगा, और अब यह मत कहना कि मैं तुम्हारे पति पर हाथ ना उठाऊं, क्योंकि तुम्हारा पति पीटने वाले काम ही करता है, मुंह से बात नहीं करता, सीधा आता है और मारने लग जाता है। वेदांत ने इतना ही कहा था कि वेदांत के मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ा और वेदांत का मुंह एक तरफ हो गया। वहीं सिद्धि ने एक बार फिर अपने चेहरे को हैरानी से छुपा लिया। अगले ही पल वह अपनी मोटी मोटी आंखों से सार्थक को देखकर बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या चाहते हो तुम? सार्थक बोला, मन तो करता है कि तुम्हारा, लेकिन तुमसे तो बाद में बात करूंगा, पहले तो मैं तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड को देखता हूँ जो निहायती ही बदतमीज और घटिया इंसान है। इसे यह समझ नहीं आता कि मैं और तुम पति पत्नी हैं, उसके बाद भी यह तुम्हारे ऊपर लाइन मारता है। सिद्धि बोली, एक ही बात रिपीट करके तुम्हारा मन नहीं भरता? क्या तुम खुद प्रिया के साथ रिलेशन में नहीं हो? जब तुम प्रिया के साथ हो तो किस हक से मुझे मना कर सकते हो? सिद्धि ने इतना ही कहा था कि वेदांत ने सार्थक की बाजू पकड़ी और उसके मुंह पर जोरदार पंच जड़ दिया। सार्थक का मुंह भी एक साइड हो गया। पिछली बार तो सार्थक को शायद कम गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस बार तो बहुत गुस्सा ज्यादा आ रहा था। सार्थक ने भी वेदांत को जोरदार पंच मारा और वेदांत ने एक बार फिर सार्थक को मारा। पूरे क्लब में भीड़ इकट्ठी हो गई थी, दोनों को ही लड़ते हुए देख रही थी। वहीं वामिका और सिद्धि हैरानी से दोनों भाइयों को लड़ता हुआ देख रहे थे।
एक बार फिर वामिका की आंखों में पानी आ गया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से दो भाइयों के बीच में ऐसी लड़ाई हो जाए। बेशक वेदांत यह सब जानबूझकर कर रहा था, लेकिन थी तो लड़ाई ही। सिद्धि जल्दी से आगे आई और उसने सार्थक के सीने पर हाथ रखकर उसे धकेलते हुए कहा, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन यहाँ लड़ाई मत करो, घर चलते हैं। यह सुनते ही वेदांत हैरान हो गया। उसने अगले ही पल सिद्धि की बाजू पकड़ी और अपनी तरफ खींचकर कहा, पागल हो, इस इंसान की बात मानोगी, इस घटिया इंसान के साथ? सार्थक ने दांत पीसते हुए कहा, कमीने, तू एक बार और मेरी बीवी के आसपास नजर आया ना, तो तुझे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जान से मार दूंगा तुझे। वेदांत ने सिद्धि को अपने पीछे किया और सार्थक की आंखों में देखकर बोला, पति कौन सा, बस नाम का पति है। तुझ जैसे पति से तो पति ना हो वह बढ़िया है। अरे अनमैरिड होती तो अब तक लेकर भाग गया होता, लेकिन मैरिड है इसलिए रुका हुआ हूँ। तेरा डाइवोर्स होते ही सिद्धि को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। सार्थक एक कदम वेदांत की तरफ बढ़ा तो सिद्धि बीच में आ गई और सार्थक को पीछे धकेलती हुई बोली, मैंने कहा ना, जो तुम कहोगे मैं करूंगी, लेकिन यहाँ लड़ाई मत करो। सार्थक ने एक नजर सिद्धि को देखा, जिसकी आंखों में पानी के सिवा कुछ नहीं था। उसका चेहरा बता रहा था कि वह कितनी बेबस है। वह यह सब तो नहीं चाहती थी। सार्थक ने सिद्धि को देखा और उसकी कलाई पकड़कर कहा, घर चलकर बात करते हैं, बहुत शौक है ना मेरे माँ बाप को बताने का, माँ बाप के सामने ही बात करेंगे। सिद्धि को खींचने लगा, लेकिन सिद्धि खींच ही नहीं रही थी। सार्थक ने हल्का सा पलट कर देखा तो वेदांत ने सिद्धि का दूसरा हाथ पकड़ा हुआ था। वेदांत ने झटका मारा और सिद्धि गिर गई। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।